पहले हाँ जल का आयनिक गुणनफल ही देख लेते हैं, उसके बाद सब चीज़ें वहाँ से शुरू करते हैं। एक होता है जल का आयनिक गुणनफल। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो जल का आयनिक गुणनफल मतलब कि जल में जो आयन है उन्हीं का गुणनफल क्या रहेगा ना, बोलो। जल का आयनिक गुणनफल का क्या मतलब है कि जल में जो आयन होंगे उन्हीं का हमें क्या करना है, गुणनफल करना। अब मुझे बताओ इस जल में कितने प्रकार के आयन होते हैं? इसमें 2 प्रकार के आयन होंगे भाई। इसका सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र H2 होता है ना, यानी इसमें कौन कौन आयन होंगे, H+ आयन होगा और कैसा होगा, OH- आयन होगा, बस 2 आयन होंगे। तो जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित मतलब हाँ, लेकिन वो एक कैसा होना चाहिए, जैसे कि हम क्या करेंगे, अब कोई मान लो कि टेम्परेचर बढ़ा दे, कोई टेम्परेचर घटा दे, तो अलग अलग मान पर ना अलग अलग टेम्परेचर पर यानी कि अलग अलग ताप पर मान अलग अलग आता है। तो अगर हम मान लो कि ताप स्थिर है, स्थिर ताप का मतलब क्या, जैसे हमारे दिन का ताप, आखिर तुम दिन में सोचो तो ताप हमेशा बदलता रहता है ना, कभी टेम्परेचर कम होता है, कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है ना। तो वो कह रहा है कि आप अगर एक स्थिर ताप पर स्टडी करेंगे, मतलब एक स्थिर ताप पर, ये कहाँ होता है, लैब में। जैसे कि मान लो कि इसमें देखो हमें हल्का ठंडी कम लग रही ना, जैसे जैसे शाम होगी टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा ना, तो ताप स्थिर है क्या, नहीं है, बोलो स्थिर ताप नहीं है ना। तो हमें ये स्टडी करने के लिए ताप कैसा चाहिए, स्थिर ताप चाहिए। तो साइंटिस्टों ने ये देखा कि जो बताया कि जो स्थिर ताप पर अगर हम देखेंगे तो H2O में, इस पानी में, अच्छा पानी में कितने प्रकार के आयन हैं, 2 प्रकार के आयन हैं। एक है H+ आयन, इसको ना थोड़ा सा ऐसे यहाँ लिखे देते हैं, सांकेतिक भाषा में लिखते चलते हैं, फिर परिभाषा बताएंगे। देखो वो ताप कैसा होना चाहिए, पहले बताओ, स्थिर ताप होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि हम अगर स्टडी कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, नॉर्मली रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री माना जाता है, लेकिन अगर यहाँ टेम्परेचर एक मान लेते हैं, इसे माना 25 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर घटना या बढ़ना नहीं चाहिए। अब ये चीज़ें कहाँ हो सकती हैं, ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल लैब में की जाती हैं। लैब में मतलब जैसे नहीं होता वो वातानुकूलित नहीं लगा रहा था, उस पर क्या लिखा रहता, जब किसी रूम में AC लगा रहा था उस पर क्या लिखा रहता, कभी ट्रेन में गए होगे तो उस ऊपर लिखा रहता वातानुकूलित। वातानुकूलित इसका मतलब क्या है कि वातावरण के अनुसार अनुकूल कर देना, तो तुम्हें टेम्परेचर एक बराबर देगा। अगर गर्मी है तो गर्मी में एकदम ठंडी का टेम्परेचर देगा, तुम्हें टेम्परेचर लगभग ये लेकर आ जाएगा, जैसे कि मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर छोड़ दिया। अब ये तुम्हारे उस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री बना रहेगा, जैसे कम होगा तुरंत AC ऑन, जैसे कम होगा तुरंत AC और तेज चलने लगेगी, जैसे ज़्यादा हुआ AC कम हो जाएगी, जैसे कम हुआ AC तेज चलने लग जाएगी, मतलब रूम का टेम्परेचर वो मेंटेन रखेगा। तो उसी तरह से हम जो ये स्टडी करेंगे वो एक तरह से समझ लो कि कैसा टेम्परेचर है, एक स्थिर ताप यानी कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बोलते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हमारे पास जल है तो उस जल में कितने प्रकार, जल में सूत्र क्या होता है इसका सूत्र H2 होता है। और इसमें कितने प्रकार के आयन होते हैं, 2 प्रकार के, एक हाइड्रोजन आयन और एक क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, 2 आयन होते हैं। तो अब जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, देखो हाइड्रोजन आयन और ये क्या हो गया उसकी सांद्रता, हाइड्रोजन हो गया उसके बाद सांद्रता हो गया ना, देखो H+ हो गया और क्या हो गया गुणे OH हमने क्या कर दिया माइनस। हाइड्रोजन आयन किसी जल में मतलब स्थिर ताप पर किसी जल में उपस्थित आयनों का जो आयन है हमारे पास, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, उन दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, आयनिक गुणनफल कहलाता है, जिसको हम KW से प्रदर्शित करते हैं। ये है थोड़ा भी हमने शॉर्टकट भाषा में लिखा, फिर हम लिख रहे हैं पूरा अच्छे से। तो सोचो क्या है, स्थिर ताप पर किसी जल, स्थिर ताप मतलब हमने टेम्परेचर मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया, तो स्थिर ताप पर किसी जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, दोनों सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं, अभी समझा रहे सब कुछ इसके बारे में। जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित, अच्छा एक मिनट, आयनिक गुणनफल स्थिर ताप लिखना जरूरी है, ये टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। स्थिर ताप पर इसी ताप पर जल में उपस्थित ताप है जी, जल में उपस्थित
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम ऐसे बड़े ब्रैकेट में H+ से प्रदर्शित करते हैं ना, ऐसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता जिसको हम बड़े ब्रैकेट में OH- से प्रदर्शित करते हैं कि गुणनफल के बराबर होता है। समझ रहे हो? देखो, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? जल का आयनिक गुणनफल मतलब होता है कि जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ से बात करें तो KW क्या होता है, और जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम KW से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम KW से प्रदर्शित करते हैं, और यानी कि अब इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है, यानी कि जो परिभाषा है, परिभाषा के अकॉर्डिंग हमारा सूत्र क्या बन गया, KW इक्वल टू H+ आयन और इंटू हाइड्रोक्साइड आयन, ये लिखा गया, ये होता है जी। और एक और चीज देखो, अगर जल हमारा कैसा है, जल एक क्या होता है बताओ, जल उदासीन होता है ना, जल एक उदासीन होता है, जल उदासीन होता है, जल उदासीन का मतलब क्या, न तो अम्लीय और न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, और न ही क्षारीय क्षारीय, जल उदासीन होता है। अतः अच्छा, उदासीन होने का मतलब क्या, अब इतना तो जानते ही हो कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो अम्लीयता बढ़ती है कि क्षारीयता बढ़ती है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी मतलब क्या बढ़ रहा है, अम्लीयता बढ़ेगी ना, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा। तो ना तो ये बड़ा है ना तो ये बड़ा, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। सोच पा रहे हो ना, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, दोनों की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। किसमें, जल में, सोच लो किसमें बराबर होती है, जल में। यानी कि जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों क्या होती है, बराबर होती है। और प्रयोगों द्वारा ये पाया गया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पाया गया, प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि वो क्या चीज है, वो ये पाया गया कि जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, ये बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का ना, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों का गुणनफल कितना आया है, दोनों का गुणनफल 1 × 10⁻⁻14। देखो ये होता है मोल प्रति लीटर। इसका मतलब क्या हम समझाएंगे कोई अच्छे से, ठीक है ना, ये मोल प्रति लीटर, ओके, इतना होता। अब ये एक बात सोचो, जब दोनों की सांद्रता बराबर है जल में, तो दोनों की सांद्रता जब बराबर है और दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो एक की सांद्रता कितनी होगी, इसका आधा होगा ना, और इसकी भी सांद्रता कितनी होगी, इसका आधा होगा। अतः हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी बताओ, 1 गुणे इसका आधा करोगे कितना होगा, 10⁻⁻7 होगा ना, 10⁻⁻7 मोल होगा, मोल प्रति लीटर। और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी होगी, 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर ही होगी, दोनों की सेम होगी ना, दोनों की सांद्रता सेम होगी। अब इसका मतलब समझो क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग चीज है, समझोगे तो समझ पाओगे अच्छे से कि अच्छा मोल पहले क्या होता है यहाँ पर ना, हालांकि मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे आता है, इसमें हमारे सिलेबस में शायद नहीं है, तो मोल कॉन्सेप्ट समझो पहले क्या है। मोल कॉन्सेप्ट मतलब पद्धति बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ऐसे मोल समझते क्या,
जानते हो मोल ना एक यूनिट होती है, अब इसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। बस इतना सुन दो कि अगर हमारे पास देखो 6.022 गुणे 10 पे 1 मोल बराबर लिखते पहले। 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 कण कह लो। कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास है उसको, अगर कोई भी चीज़ इतना है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। MOLE होता है, ठीक है। ओके, ये हिंदी में लिखते हैं जी, 1 मोल। अब इस मोल का मतलब समझाते हैं। जैसे कि अगर हम कहना हमारे पास, जैसे तुम्हारे पास अगर रहे 100 नोट 100 के रहे, सोचो 100 नोट 100 के रहे तो उसको क्या बोलोगे, 10,000 बोलोगे ना। तो अब ये कहना कितना कठिन है ना कि 100 रुपए के 100 नोट, उससे आसान क्या बोल दो, हमारे पास 10,000 रुपए हैं। तो अगर हमने कहीं पर आराम से सिर्फ लिख दिया 10,000, इसका मतलब हो गया ना कि हमारे पास 100 रुपए की कितने नोट हैं, 100 रुपए के 100 नोट है, हमें पता चल गया। तो ये शॉर्टकट लैंग्वेज है कि नहीं लिखने का। उसी तरीके से अगर तुम्हारे पास कोई चीज है, मान लो कि तुम्हारे पास एक सरसों, समझते हो ना, सरसों चावल, समझ लो कि तुम्हारे पास चावल के इतने कण हैं, तो तुम अगर इतने कण है तुम्हारे पास चावल के, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास कितना चावल है, हमारे पास 1 मोल चावल है। समझ पा रहे हो। तो 1 मोल किसी का नाम, ऐसे कोई एक तरह से मापन, एक तरह से मापने वाली चीज है, एक मापन है 1 मोल। जिसे हम कहें 1 मीटर, मतलब 1 किलो। 1 किलो क्या होता है, तो कहोगे ना 1 किलो मतलब एक बटखरा होता है जिसका वजन कुछ होता है। तो वैसे 1 मोल क्या है, 1 मोल है इतना कण। अगर किसी के पास इतना कण होगा, चाहे वो जो भी चीज हो, अगर कोई भी चीज इतनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल है। समझ रहे हो। अब देखो इसका, अब थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। मतलब 1 लीटर पानी में कितना हाइड्रोजन आयन है, 10⁻⁷। इसका मतलब सोचो पहले। अगर हम कहें कि हमारे गाड़ी की स्पीड कितनी है, अगर हम कहें कि हमारे गाड़ी की स्पीड है 80 मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारी बाइक 1 सेकंड में 80 मीटर चल जाती है ना। सोचिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी में कितना हाइड्रोजन आयन है, 10⁻⁷ मोल है ना। 10⁻⁷ मोल की बात कर रहे हैं, और 1 मोल में इतना होता है। सोच पा रहे हो। हम ये निकाल सकते हैं कि 1 लीटर पानी में कितना हाइड्रोजन आयन होता है, हम निकाल सकते हैं। मतलब 1 लीटर पानी में कितने हाइड्रोजन आयन के कितने कण होते हैं, हम निकाल सकते हैं। इससे निकाल सकते हैं। देखो इसका मतलब समझ पा रहे हो पहले, बोलो जी। थोड़ा सोचो कि एक, देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। मतलब कि 1 लीटर पानी में हाइड्रोजन आयन, कितना हाइड्रोजन आयन होता है, 10⁻⁷ मोल होता है। उसी को लिखो। देखो चूंकि 1 लीटर पानी में, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें हैं, ये हम तुम्हें जानकारी के लिए बता रहे हैं, हालांकि है नहीं सिलेबस में। 1 लीटर पानी में हाइड्रोजन आयन कितने हैं बताओ, 1 लीटर पानी में 10⁻⁷ मोल है ना। बोलो इतना मोल क्या है, हाइड्रोजन आयन है किसमें, 1 लीटर पानी में। मतलब अगर हमने 1 लीटर पानी लिया तो इस 1 लीटर पानी में कितने हाइड्रोजन आयन हैं, 10⁻⁷ मोल है। एक का कोई मतलब नहीं है ना भाई, एक गुणे कराओगे कोई मतलब नहीं है। इसको उल्टा करके लिखो। देखो यानी कि 10⁻⁷ मोल कितने हैं, 10⁻⁷ मोल क्या है, 1 लीटर पानी में ना। 1 लीटर पानी में तो 1 मोल देखते हैं। पहले देखो ये, देखो अब थोड़ा चेंज कर ले। तो चूंकि 1 मोल बराबर कितना होता है बताओ, 1 मोल बराबर कितना होता है बोलो, 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻⁷ कितना होता है, 23। और हमारे पास कितना मोल है, ये हटा दो तो भी काम चल जाएगा। हमारे पास कितना मोल है टोटल, 10⁻⁷ मोल है ना। तो 1 मोल में इतना कण होता है, इतना कण होता है। और तो 10⁻⁷ मोल में कितना होगा, सोचो क्या करेंगे हम, गुणा कराएंगे ना भाई। 5 रुपए में 2 लड्डू मिलता है तो 10 रुपए में कितना मिलेगा, गुणा कराओगे ना, गुणा कराओगे। पहले 1 निकालोगे। जैसे हम कहें कि 1 रुपए में 5 लड्डू मिलता है, कितना लड्डू मिलता है, 5 लड्डू। लड्डू लिख जाओ भाई,
लड्डू, इतना सस्ता नहीं मिलेगा। मतलब मान लो 1 रुपये में 5 लड्डू मिलता, तो 10 रुपये में कितना मिलेगा? 50 कैसे समझ पाए? गुणा करा है ना। तो अब जब 1 में इतना है तो 10 पे घाते -7 में कितना है? गुणा कराओगे ना, तो गुणा कराते हैं, यानी कि 6 यहाँ कराते 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 और गुणे 10 पे घाते -7। थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो जानते ही होगे कि 10 पे जब आधार समान होती है तो हम घातों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 6.022 गुणे 10 पे घाते कितना हो गया? 23, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, 30 बोल रहे हैं, ये माइनस वहां से। तो 6.022 गुणे 10 पे घाते कितना होगा? माइनस की प्लस हो गया यार, प्लस हो लगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि कितनी बार जीरो है 10 पे घाते 16 का मतलब 16 बार है ना, और 3 तो ये जीरो खा जाएंगे ना, तो कितना जीरो बचेगा? 13 जीरो। यानी कि देखो 6022, अभी कितना जीरो बचेगा? 13 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना क्या? किसके? हाइड्रोजन आयन के। किसमें? कितना लीटर पानी में? 1 लीटर पानी में। सोच लो, हम जो 1 लीटर पानी पीते हैं उस 1 लीटर पानी में कितने हाइड्रोजन आयन के कण होते हैं? इतने होते हैं जी, ऐसा मान लो। समझ पा रहे हो? और इतने ही क्या होते हैं? इतने ही हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं ना। अभी देखो 10 घाते -7 ही तो है। इसका मतलब 1 लीटर पानी में कितने हाइड्रोजन आयन के कण होते हैं? कितने हाइड्रोजन आयन होते हैं? इतने होते हैं। समझ रहे हो? उसी को तो हम सांद्रता बोलते हैं। यानी कि लिख सकते हैं अतः 1 लीटर पानी में, अब इतना बड़ा कौन लिखेगा बताओ? इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार? तो ये लिखना आसान है कि ये लिखना आसान है? ये वाला ना। तो अतः 1 लीटर पानी में 6.022 गुणे 10 पे घाते 16 हाइड्रोजन आयन होते हैं। ये है अमेजिंग फैक्ट। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन होते हैं या फिर क्या होते हैं? या हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। समझ रहे हो? नोट कर लोगे, फिर आगे बताते हैं इसके बाद। और अगर इसको काउंट करने भिड़ जाओ तो काउंट कर पाओगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, नील पदम, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। छोड़ो, कहीं बिलियन ट्रिलियन में चला जा रहा है। इतने हम कट पी जाते हैं 1 लीटर। बोलो जी, अगर हमारे पास H2O है, थोड़ा यहाँ लिखते हैं हम, एक बार पूरी स्लाइड भरेंगे। H2O, इसमें क्या हो गया? 2 आयन होंगे ना, H+ होगा और OH-। तो दोनों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रताओं का गुणनफल कितना होता है? 10 पे घाते -14 होता है ना। अब कहोगे सर 1 गुणे होता है, तो बात वही है ना, 1 गुणे 10 पे घाते -14। और इसी को हमने क्या बोला? KW बोला था ना। अगर याद करो तो इसी को हमने KW बोला था। KW का मतलब है कि जल का आयनिक गुणनफल। अब एक और चीज, जो सांद्रता होता है ना, देखो सांद्रता, जैसे अगर हम कहें कि सांद्रता है H+ की, H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता, तो इसको हम क्या लिखेंगे? बोलो, 10 पे घाते -7 लिखे थे ना इसके पहले भी, और उसके आगे क्या लिखे थे? मोल प्रति लीटर लिखे थे ना। क्या लिखे थे? मोल प्रति लीटर। अब ये चीजें देखो, थोड़ा इस केमिस्ट्री लोग कहते हैं ना कि कठिन होती है, तो क्यों कठिन होती है? केमिस्ट्री इसी वजह से कठिन मानी जाती है ना, क्योंकि उसमें एडवांस के टॉपिक डाले रहते हैं। अब देखो, ये मोल प्रति लीटर पूरा 11 का है। ठीक है, इसमें थोड़ी चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बाकी सबकी ये जो मोल प्रति लीटर है ना, मोलरता होती है, मोलरिटी होती है, नॉर्मलिटी होती है, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब चीज़ आगे पढ़ते हैं। तो बस ये समझो कि एक होता है मोलरता, मोलरता होता है, और एक क्या होता है? नॉर्मलता। एक होता है नॉर्मलता, मोलरता और नॉर्मलता। तो मोलरता और नॉर्मलता में किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या, उपस्थित विलय के आयनों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब विलय क्या होता है? अगर याद करो तो हमने पढ़ा होगा विलयन क्लास 9 में पढ़े होंगे कि विलयन में 2 चीजें होती है ना, एक विलय होता है और एक क्या होता है? विलायक होता। तो विलय वो चीजें होती है जो
जिनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। और विलायक वो चीजें हैं जो अपने में कहते हैं ना कि जो हाँ जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। देहात में लोग कहते हैं ना कि उसके साथ मत जाने तो तुमको बिलवा देगा। तो बिलवाने का मतलब क्या, यही है विलायक। जैसे अगर हम तुम्हें कहें कि हमारे पास बहुत चीनी है, अभी देखो एग्जाम्पल देखो, हमारे पास चीनी है और हमारे पास पानी है, तो इन दोनों में कौन किसको बिलवाता है बताओ मुझे। पानी चीनी को बिलवा देता है ना। बिलवाने का मतलब कि क्या, अपने अंदर मिला लेता है। अगर कोई लड़का है बहुत बदतमीज टाइप का है, उसके साथ तुम जाओगे तो तुम भी वैसा बन जाओगे ना, तो वो तुमको बिलवा देगा। अब ये बेचारा चीना लिखा है, चीनी बिल्कुल सीधा साधा बेचारा, पानी जैसे मिला तुरंत क्या कर लिया, बिलवा दिया। समझ रहे हो। तो बिलवा दिया मतलब क्या कि जो बिला जाता है उसको क्या बोलते हैं, बिले बोलते हैं। और जो बिलवाता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो बिले विलायक याद रहेगा। तो अगर कोई तुमको बिलवा रहा है समझ जाओ कि वो क्या है, विलायक है। और तुम बिला रहे हो मतलब तुम क्या हो, बिले हो, याद रखना, ठीक है। तो वही होता है। तो उसी को नापने के लिए ना यहाँ पर लिखते हैं जो मोलरता होती है और नॉर्मलता होती है, दोनों की यूनिट क्या होती है, मोल प्रति लीटर। जब मोलरता में नापते हैं तो उसको लिखते हैं मोल, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम। और इसी कैपिटल एम का मान, इसी कैपिटल एम को ही क्या बोलते हैं, मोल प्रति लीटर बोलते हैं, मोल प्रति लीटर। तो कभी कभी आपको सिर्फ कैपिटल एम मिलेगा, बड़ा एम कैपिटल एम समझ लो। तो कैपिटल एम का मतलब समझ जाओ कि उसको किस में नापा गया, उसको मोलरता में नापा गया। और अगर कहीं पर तुम्हें कैपिटल एन मिले तो समझो नॉर्मलता में नापा गया, वो भी कितना होता है, वो भी यही होता, मोल प्रति लीटर होता। तो अगर तुम्हें कहीं कैपिटल एम दिखे या फिर कैपिटल एन दिखे तो दोनों का मतलब समझ जाओ कि क्या दिया है, सांद्रता का मात्रक दिया है। अगर जैसे हमने लिखा कि 1 गुणे 10⁻⁻20 और एन लिख दिया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि 1 गुणे 10⁻⁻20 और एन लिखने का मतलब है कि उसको नॉर्मलता में नापा गया, मतलब मोल प्रति लीटर ही है। ये मोल प्रति लीटर को शॉर्टकट में लिखने का तरीका है, चाहे एन लिखो चाहे यम लिखो। जिस तरह से मान लो कि हमने गोभी खरीद के लगा रहा 100 ग्राम, तो चाहे 100 ग्राम लिखो चाहे 0.1 kg लिखो, बात तो वही है। तो ग्राम में लिखोगे तो इसका मतलब कि दूसरा मात्रक है, अगर केजी में लिखोगे तो समझ आओ दूसरा मात्रक है। तो मात्रक अलग अलग हो रहा है ना। तो सेम वही चीज हम यहां बता रहे हैं कि चाहे एन लिखा रहे चाहे यम लिखा रहे, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब है कि मोल प्रति लीटर। बस यम ये बताएगा कि भाई साहब हमको किस में नापा गया है, हमको मोलरता में नापा गया। और अगर कहीं पर एन लिखा रहे तो वो कहेगा भाई साहब हमको किस में नापा गया, हमको नॉर्मलता में नापा गया। तो ठीक है, इतना डीप मत जाना, सिर्फ ये समझ लेना कि अगर कहीं एन लिखा रहे कहीं एम लिखा रहा तो समझ जाओ कि वो क्या लिखा है, वो मोल प्रति लीटर ही लिखा है। बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो, थोड़ा डर आ रहा है, समझ रहे हो। तो डरना नहीं है, समझ पाए ना कि मोलरता और नॉर्मलता क्या होती है। ओके, अब इसी से मतलब जब ये चीजें सब कुछ ज्ञात कर लिए थे, कौन, सोरेनसन ने ये सब चीजें जब ज्ञात कर लिए थे ना, उसके बाद तब जाके पीएच स्केल बनाया था। और पीएच स्केल 1909 में बनाना ये शुरू किए थे, मतलब 1909 में बनाए थे, जिनकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था ना, बताए थे। ओके, अब देखो पीएच मान हम दूसरे नजरिए से देखते हैं, उसको एक अलग तरीके से देखते हैं। अलग नजरिए से मतलब कि हम अब सांद्रता के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम बात कर रहे थे 1, 2, 3, 4 पे बात कर रहे थे ना, लेकिन अब हम सांद्रता पे बात करेंगे। और इतना तो जानते हो ना, अगर किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम है, इसका मतलब कि वो विलेन कैसा होगा, अम्लीय होगा ना। भाई साहब हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो अम्लता बढ़ेगी, अगर हाइड्रोजन आयन घटेगा तो अम्लता क्या होती है, घटती है। तो अब देखो कैसे होता, इसको इसमें कुल कितने खाने होते थे, 15 खाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये घट गया कैसे, 14 ही तो होता है जी, 15 खाने होते हैं, है ना। तो बीच में जो लिखा होता है इसको हमने क्या बोला था, याद करो तो, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था उदासीन बोला था ना। अब देखो वो सभी चीजें फिर से कोरिलेट करेंगे, अभी सब चीजों में तुम्हें संबंध अभी मिलेगा। और इसको हम क्या बोलते थे, एकदम सांद्र, प्योर एक बेस बोलते थे ना, यानी कि सांद्र, प्रबल सांद्र क्षार बोलते थे ना, कि एकदम प्रबल है और एकदम सांद्र मतलब एकदम गाढ़ा है, और कैसा है, क्षार बोलते थे। और इधर क्या बोलते थे, एकदम प्रबल है और सांद्र है, और क्या क्या है वो, और अम्ल है। अगर याद करो, देखो हमें इसको कितना लिखे थे, उदासीन लिखे थे।
अब बताओ, हमने भी उदासीन के सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? उदासीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जल है। बताओ जल में कितने हाइड्रोजन आयन होते थे, कितने हाइड्रोक्साइड आयन होते थे? 10⁻7 हाइड्रोजन आयन, 10⁻7 हाइड्रोजन आयन। तो अब हम इधर बढ़ते हैं जब, तो इधर किसकी सांद्रता बढ़ती है? इधर OH क्षार मतलब OH माइनस की ना, OH माइनस की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। और जब हम इधर आते हैं तो किसकी सांद्रता बढ़ती है? H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। अब मुझे एक और चीज बता दो कि ऋणात्मक में अगर कोई चीज बड़ी है तो वो क्या होती है? छोटी होती है। जैसे ऋणात्मक में हम कहें हमारे पास 10 रुपया है, कोई कहा कि हमारे पास 10 रुपया है, और कोई कहा हमारे पास -50 रुपया है, तो कौन बड़ा है इसमें से बताओ? भाई सब 10 वाला बड़ा है। -50 वाले का मतलब समझ रहे हो कि 50 रुपया घाटा में जा रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, तो बड़ा कौन है बताओ? ये वाला है ना। तो अब बताओ, शांत रहो। इसी वजह से ना जब हम 0 पे लिखते हैं, देखो जब हम इस उदासीन पर होते हैं ना, तो उदासीन पर लिखते हैं कि इसकी सांद्रता होती है 10⁻⁷। मतलब क्या कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी कितनी होती है? 10⁻⁷। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी कितनी होती है? 10⁻⁷। दोनों बराबर बराबर होते हैं। जब हाइड्रोजन आयन बराबर होगा, हाइड्रोक्साइड आयन बराबर होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे ना। मतलब कोई वो ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा, इसी वजह से वो बीच में आता है। और जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे, इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगी। क्षारीयता बढ़ने का मतलब कि अम्लीयता क्या होगी? घटेगी। तो अब यहां से हम लिखते हैं कि 10⁻⁻8 लिखते हैं, 10⁻⁻9 लिखते हैं। और इसी में कैसे ओवरलैप हो जाएगा जी? मामला गड़बड़ है। थोड़ा हमें और जगह चाहिए था इसके लिए। ये है तो ये पहले ये जो छोटा सा ऊपर इसे नोट करो जी, इसे नोट करके मिटाते हैं। ये वाला यहाँ तक नोट कर लो, तो मुझे लगता है तक ये जल्दी नोट करो, ये तो 1 मिनट के काम है, जल्दी नोट करो फिर मिटाते हैं। तो आज पीएच हम कंफर्म कर देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखो ऐसे सबसे एक तीर निकालो ऐसे, तुम लोग कुछ नहीं बनाओगे, बस देखो यहाँ पे समझाने के लिए बताने दो तो ओवरलैप कर जाएगा ना, ऊपर नीचे समझ नहीं पाओगे किसका कौन कहाँ पर है। देखो और ये जो लाल में लिखे ना, तुम लोग भी लिखना, इसको जगह छोड़ के लिखना। देखो अब यहाँ जो 7 पे है ना, इसकी सांद्रता कितनी होती है? 10⁻⁷। और ये 10⁻⁸ लिखा रहता है, और इधर क्या ऐसे बढ़ता रहता है ये 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻12, 10⁻⁻13 और 10⁻⁻, अरे यार गिनती नहीं भूला जा रहा है, 10⁻⁻14। और इधर घटता रहेगा ना। देखो 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 और 10⁻0। अब एक बात बताओ, इसको हम कौन सा पैमाना बोलते हैं? इसको पीएच पैमाना बोलते हैं ना। अब इस पीएच पैमाने बोलने का लॉजिक क्या? देखो हमने अगर याद करो तो इसको बताया था कि हाइड्रोजन आयन की क्षमता बोला था ना। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सांद्रता नहीं क्षमता, इसकी क्षमता क्या है वो बताता। तो अब मुझे बताओ 10⁻0 से लेकर के 10⁻⁻14 में से सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटा मान क्या है? बोलो क्या? ये है कि वो है? भाई 0 वाला है ना। इतने बड़े कर्जदार बनने से अच्छा है कि तुम उदासीन रहो, 1 रुपया ना किसी से लोन ना दो। तो ये देखो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा क्या है? ये। अब तुम जैसे जैसे बढ़ती जाओगे तुरंत अम्लीयता क्या होती है? घटती जाती है। और यहां पर जा करके अम्लीयता बिल्कुल क्या होती है? बिल्कुल खत्म हो जाती है। और यहां पर जाते रहने के बाद क्षारीयता बढ़ने लग जाती है। तो इसी वजह से देखो ये सबसे बड़ा है, यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद घटते घटते यहां पर क्या होता है? यहां पर उदासीन का मतलब क्या? कि यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा होती, सबसे ज्यादा नहीं, जितना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता होती है, और दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। यहां पर भी रहती है, यहां पर देखो रहती है। अच्छा इस 10⁻0 का मतलब समझ रहे हो? इसमें टोटल क्या रहता है? टोटल
देखो H 10⁻⁻0 का मतलब ना कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं। इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन आयन है। और जैसे तुम इसकी एक कदम आगे बढ़े 10⁻⁻1, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो गई, -1 है। और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी है, बोलो, इसकी है 10⁻⁻1 और इसकी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी होगी। अरे भाई याद करो, हमने बताया था कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों मिलकर के कितनी होती हैं, 10⁻⁻14 होती है ना, 10⁻14 14 होती है। तो अगर 10⁻⁻1 इसकी है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी होगी, 10⁻13। इसका मतलब क्या है, अच्छा मुझे बताओ इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 10⁻1 और ये 10⁻13 उतना ही छोटा है। तो देखो हाइड्रोजन आयन बड़ा है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम है। इसी वजह से विलेन कैसा होता है, अम्लीय होता है। तुम चाहे जहां स्टडी कर सकते हो, तुम यहां स्टडी कर लो, इस C1 पे स्टडी कर लो। तो इस C1 का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है बताओ, 10⁻7 है, -7। और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी कितनी है भाई साहब, 14 में से घटाओगे ना, दोनों का गुणनफल 14 होना चाहिए, -14 होना चाहिए। तो ये माइनस कितना हो गया, 10⁻⁻7। लो दोनों बराबर हो गए, जितना हाइड्रोजन आयन है उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन है, और दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, उदासीन हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। लेकिन जैसे ही तुम इसकी आगे बढ़े थोड़ा सा, यानी कि 10⁻⁻8 पर पहुंचे, तुरंत सोचो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी इस बार, 10⁻⁸ है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पहले ये सब जितनी लिखी हुई हैं सब के सब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिखी हुई है ऊपर, और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी होगी, 10⁻⁻है। अब मुझे पता इन दोनों में से बड़ा कौन है। देखो अब हाइड्रोक्साइड आयन बड़ा होने लगा ना, इसके पहले क्या था, इसके पहले हाइड्रोजन आयन बड़ा था, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा, हाइड्रोक्साइड आयन बड़ा होने लगा। और जब हाइड्रोक्साइड आयन बड़ा होगा इसका मतलब क्या, क्षारीयता बढ़ेगी। और ऐसे जाते जाते लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में 14 पर क्या होगा, यहां इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यार -14 है 10⁻। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया ऊपर वाला -14 है, ठीक है ना। और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी होगी बताओ जरा, 0 होगी भाई, कुछ नहीं है ना तो 0 होगी ना। 0 नहीं 10⁻0, याद रखना 10⁻, कितना 0। इसका मतलब क्या, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है बताओ। इसका मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, सबसे बहुत कम है। इसी वजह से ये क्या होता है, उतना ज्यादा क्षारीय होता है, और ये उतना ही ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। यहां पर एक 0 वाला भी स्टडी कर लो। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, 10⁻0 है ना, और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻14। देखो एकदम बिल्कुल इसी का उल्टा हुआ कि नहीं, यहाँ पे देख लो, यहां पर H प्लस 10⁻14, वहां पर OH कितना, 10⁻14। इसका मतलब यहां हाइड्रोक्साइड आयन बड़ा है और वहां पर कौन बड़ा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बड़ी है। इसी वजह से ये वाला इधर का पोर्शन, इधर का भाग क्या बताता है, क्षारीयता बताता है, और उधर का भाग क्या बताता है, अम्लीयता बताता है। और ये जितना लिखा हुआ है ये सब के सब क्या, ये सब के सब किसकी सांद्रता लिखी हुई है, ये सब के सब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, ठीक है। ये सब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि हम लिख देते हैं यह है H प्लस की कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इसे बोलते हैं। ये जितना लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये होता है सांद्रता का मतलब, समझ गए। इसी वजह से हम पीएच में अब पढ़ लेते हैं। और ये जो A0 1 2 3 4 5 लिखा ना, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये तो नंबरिंग कर दी गई है। बस इस पर आए तो 12 है तो 12, इसका मतलब कि क्षारीय है, इधर आए तो क्षारीय, मतलब 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय, 7 से कम हो तो क्या हुआ, अम्लीय। एक्चुअल में इसका मतलब होता है ये, इसी से हम अम्लीयता निकालते हैं, इसी से हम उसकी अम्लीयता क्षारीयता निकालते हैं। कैसे, पीएच के सूत्र से निकालते हैं। नोट करो ये, देखो अब जो सोरेनसन थे उन्होंने पीएच मान को देखो कैसे डिफाइन किया था, हालांकि हमने बताया हुआ है ना। बोलो पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान की परिभाषा क्या होती है, पीएच मान कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या, जैसे हमने एक परिभाषा बताया था ना, तो परिभाषा क्या था पीएच मान का, हाँ देखो किसी विलयन में उपस्थित
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन का पीएच मान, देखो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन, पन्ना मत पलटो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं, उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब ठीक इसका मतलब सूत्र क्या हो गया, सूत्र हमारे पास हो गया, देखो पीएच मान किसके बराबर होता है, देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, यानी कि ऋणात्मक लघुगणक किसका, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये सूत्र किसका हो गया, पीएच का हो गया। और ठीक इसी प्रकार अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि ये तो पीएच मान हो गया, अब पीओएच मान क्या होता बताओ जरा, पीओएच मान क्या होता, तो बिल्कुल जस्ट इसी का उल्टा, जैसे यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है तो यहां पर किसकी हम सांद्रता देखेंगे, हाइड्रोक्साइड, ये भी बिल्कुल सही है, ये बताया नहीं जाता, यानी किसी विलयन में, हमने कई जगह रिसर्च किया ना तो कुछ मिला नहीं इसके बारे में, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन की हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता सही तो है, की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं, उस विलयन का पीओएच कहते हैं ना, उस विलयन का पीओएच कहते हैं, जिसकी प्योर परिभाषा किसकी, पीओएच की। यानी कि कहोगे थोड़ा अजीब तुम्हें लग रहा है, ये मुझे पता है कि सर पीएच तो मैंने आज तक पढ़ा था, पीओएच नहीं पढ़ा था। तो पीओएच का सूत्र क्या हो गया, याद करो, बराबर -ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, समझ रहे हो। और दो चीजें और, अब देखो सांद्रता ना, तो यहां सांद्रता जैसे हमने यहां लिखा हुआ ना कि सांद्रता, देखो ऐसे सबकी सांद्रता दिया हुआ रहेगा, तो सांद्रता तुम यहां रखोगे, मान रखोगे, हल कर लोगे ना। और हमने बताया था कि कल कैसे हल किया जाता है इसको, हालांकि हम कल बताएंगे इसके बारे में कि हल कैसे किया जाता है। और एक चीज कभी कभी पूछता ना कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रताओं में क्या संबंध है, तो दोनों का गुणनफल कितना होता है। अगर यहां से देखो ना तो दो चीजें तुम्हें याद रखनी चाहिए, और यहां से दोनों का पीएच मान जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, दोनों का पीएच मान 7 आता है किसी एक विलयन में। जैसे कि अगर हम कहीं पर भी चाहे जैसा विलयन हो, अगर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रताओं का गुणनफल देखें तो गुणनफल कितना आता है, 10⁻⁻14 आता है ना। ये एक संबंध हो गया। और एक संबंध ये हो गया कि देखो हाइड्रोजन का पीएच वैल्यू और उसी विलयन में अगर हम पीओएच निकालें तो दोनों का मान कितना आगे जोड़ने पर, दोनों का मान 14 आएगा। और ये चीज हम कल प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, इसको हम कल प्रूफ करेंगे। और ये चीजें तो याद रहना चाहिए, यानी कि ये क्या है, यह H+ आयन की सांद्रता तथा OH आयन की सांद्रता में क्या है, संबंध है। कभी कभी पूछता है ऐसे कि इन दोनों में क्या संबंध है, तो इन दोनों में भाई साहब यही संबंध है कि दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, ये चीज लिखो, बाकी कल हम यहाँ से इसको प्रूफ करेंगे और पीएच मान को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, दोनों को। लिखो जल्दी से, वहीं लिख के जाओ।